चलिए, अब मैंने अभी बात कर ली है यहाँ पे वेव की। वेव, अब देखो हम चार्ज पढ़ चुके थे जब हमने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा ना, तो हम चार्ज की बात कर चुके थे, क्योंकि रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल को एक गोल्ड की फॉइल पे बम्बार्ड किया है। पर अब जब एक इलेक्ट्रॉन या लाइट या क्वांट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसके लिए हमको वेव के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि नील बोहर ने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी को एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया था। अगर मैं तुमसे बोलूं वेव क्या है, तो वेव एक तरह का डिस्टरबेंस है। तुमको यहां समझना है वेव क्या है। ये एक तरह का डिस्टरबेंस है। व्हाट इज वेव? वेव इज अ सॉर्ट ऑफ डिस्टरबेंस। वेव क्या होता है? एक तरह का डिस्टरबेंस है। वेव एक तरह का डिस्टरबेंस है जो कहां से ओरिजिनेट होता होगा? विच ओरिजिनेट फ्रॉम, ये कहां से आता होगा? विच ओरिजिनेट फ्रॉम। अब वेव एक तरह का डिस्टरबेंस है, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, तुम देखना। वेव एक तरह का डिस्टरबेंस है जो कि एक वाइब्रेटिंग, ओरिजिनेट फ्रॉम वाइब्रेटिंग सोर्स। वाइब्रेटिंग सोर्स, एक वाइब्रेटिंग सोर्स से, एक वाइब्रेटिंग सोर्स से निकलता है। विच ओरिजिनेट फ्रॉम वाइब्रेटिंग सोर्स एंड ट्रेवल आउटवर्ड, एंड ट्रेवल आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ जाएगा। वेव एक तरह का डिस्टरबेंस है। जब मैं वेव की बात, क्यों वेव पढ़ा रहा हूं तुमको? क्योंकि सबसे पहले नील बोहर ने रदरफोर्ड की थ्योरी को, जो ड्रॉबैक्स थे उनको दूर करने के लिए वेव का कंसेप्ट यूज किया। तो अभी हमको रदरफोर्ड भूल जाना है, हमको सिर्फ किसके ऊपर ध्यान रखना है? वेव पे। तो वेव एक तरह का डिस्टरबेंस है विच ओरिजिनेट फ्रॉम सम वाइब्रेटिंग सोर्स। कोई भी एक वाइब्रेटिंग सोर्स हो सकता है, कोई भी एक वाइब्रेटिंग सोर्स से ये बाहर की तरफ निकलता है इन कंटिन्यूस सीक्वेंस, आउटवर्ड्स इन कंटिन्यूस सीक्वेंस। ये एक कंटिन्यूस सीक्वेंस बना के बाहर की तरफ निकलता जाएगा ऑफ अल्टरनेटिंग क्रस्ट एंड ट्रफ। अब वेव में अल्टरनेटिंग क्रस्ट एंड ट्रफ बनेंगे। क्रस्ट मतलब ऊंचा, ट्रफ मतलब नीचे। तो अब क्रस्ट और ट्रफ बनाते हुए, क्रस्ट और ट्रफ को बनाते हुए एक वेव में से, एक वेव को बाहर निकले। एक डिस्टरबेंस है जिसमें एक जगह से ये बाहर जाए। अब मैं तुमको बताता, अगर एक स्टेशनरी चार्ज है, अगर एक चार्ज स्टेशनरी है, अगर एक स्टेशनरी चार्ज है, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वो सिर्फ यहाँ पे कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करने वाला है? अगर एक स्टेशनरी चार्ज है तो वो सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। अगर एक स्टेशनरी चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। और अगर एक मूविंग चार्ज है, एक मूविंग एक्सीलरेटेड चार्ज है, अगर एक एक्सीलरेटेड चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को बनाएगा। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को क्रिएट करने वाला है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इट प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली। वो एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगा एंड अब वो कुछ एनर्जी को लॉस करेगा, जिससे अपन बोलेंगे कि उसने एनर्जी का रेडिएशन दिया है। वो कुछ एनर्जी का लॉस करेगा जिसको अपन बोलेंगे कि उसने एनर्जी को रेडिएट किया है। तो ये जो एनर्जी आती है, अब देखो ये जो चार्ज पार्टिकल, इसके एक्सीलरेशन से जो एनर्जी आती है, यहां पर जो एनर्जी अपने को मिलती है, यहां पे तुम्हें समझना, ये जो एनर्जी आती है, इसी को तुम बोलते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसे तुम बोल देते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब जब एक चार्ज एक्सीलरेट होता है, वो जो एनर्जी को छोड़ता है, उस एनर्जी को तुम बोल देते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर होती है तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
इसके अंदर तुम्हारी वेव कौन सी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ जुड़ी हुई या जो वेव उससे जुड़ी हुई एनर्जी को तुम रेडिएशन बोल रहे हो, और जो वेव बन रही है उसे तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हो। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है सिंक्रोनाइज, ये तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है सिंक्रोनाइज्ड इलेक्ट्रिक। ये क्या चीज होती है, दिस इज योर सिंक्रोनाइज इलेक्ट्रिक synchronized oscillation of electric and magnetic field। देखो अब जब कोई चार्ज मूव कर रहा है, जब वो कोई चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो वो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, और ये जो एनर्जी है इस चार्ज के पास से निकलने वाली जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाती है, और इनसे जुड़ी हुई जो वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाएंगी। इनसे जुड़ी हुई जो वेव है उन्हें तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हो, विच इज सिंक्रोनाइज्ड ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, विच इज सिंक्रोनाइज्ड ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इनके पास से जो फील्ड क्रिएट हो रही है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनते हुए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो देखो कुछ इस तरह से दिखती है, जो डायग्राम तुम यहाँ पे देख रहे हो। ये वेव, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो तुम्हें कुछ इस तरह से बनती हुई दिखती है। जब एक ये किस तरह से बन रही होंगी, तो दिस वेव इज ड्यू टू एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनेंगे। अब देखो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो फील्ड क्रिएट हो रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कि तुमको करंट लग जाए, या इसमें मैग्नेट की फील्ड नहीं, जो ये एक फील्ड क्रिएट कर रही है। तो ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है इट इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, वो जिस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। अब देखो वेव जिस दिशा में, अगर ये वेव का प्रोपोगेट करने वाला डायरेक्शन है, अगर तुम्हारी वेव इस दिशा में आगे बढ़ रही है, ये डायरेक्शन ऑफ वेव है, तो वेव इनके साथ भी परपेंडिकुलर होंगी और एक दूसरे से भी परपेंडिकुलर होंगी। तो ये स्थिति कुछ ऐसी बनेगी, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। तो जिस दिशा में तुम्हारी वेव प्रोपोगेट कर रही है, उससे ये जो तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर। इसमें तुम्हें क्यों है, कैसे है, ये सब फिजिक्स के टीचर पढ़ा देंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, दे आर ट्रांसवर्स वेव। ये कौन सी वेव होती है, ये ट्रांसवर्स वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ये तुम्हारी ट्रांसवर्स वेव है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये तुम्हारी ट्रांसवर्स वेव। आगे जाके तुम देखोगे कि इसका जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है ये ऑप्टिकल इफेक्ट्स, आगे चल के अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं इन सब के लिए, पर अभी यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। तो तुमने देखा कि जब भी कोई चार्ज एक्सीलरेट होता है तो वो एनर्जी को देता है, वो एनर्जी को तुम रेडिएशन बोलते हो। वो रेडिएशन से जो निकलने वाली, जो उनके साथ वेव क्या है, एक डिस्टरबेंस है जिससे एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट हो रही है। तो जब एक चार्ज के ऑसिलेशन से एनर्जी प्रोपोगेट होगी, जब एक चार्ज के प्रोपोगेशन से एनर्जी आगे की तरफ प्रोपोगेट होगी, तो उसके अंदर दो तरह की फील्ड्स क्रिएट होंगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी और एक मैग्नेटिक फील्ड होगी।
ये दोनों फील्ड, ये जो दोनों फील्ड अपन ने बनाए हैं, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये इस तरह से एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, और ये डायरेक्शन ऑफ वेव है। ये देखो, ये अगर मैं पेन को देख रहा हूँ, तुम यहाँ पे मेरे पेन को देख रहे हो, तो पेन का डायरेक्शन प्रोपोगेशन है, एक हाथ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एक मैग्नेटिक, ये एक दूसरे में ऑसिलेट हो रहे हैं। तो इस तरह से ये आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, इस तरह से ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इन वैक्यूम, अगर तुम वैक्यूम में, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रोपोगेशन, in vacuum electromagnetic wave travel with speed of light, very important. In vacuum all जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, जितनी भी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, they all travel with speed of light. तुम्हारे जितने भी, पर कहां पे? इन वैक्यूम में, वैक्यूम के अंदर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, वैक्यूम के अंदर। अब स्पीड ऑफ लाइट कितनी है तुम्हारी? 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसके लिए तुम एक नया सिंबल ले आते हो, सी। अब जब भी तुम लाइट की स्पीड को तो तुम लाइट की स्पीड को सी से दिखाती हो। अब तुमको ये अल्बर्ट आइंस्टीन है, तो जो तुम्हारा E = mc² तुमने एक पढ़ा हुआ था, तो यहाँ पे ये mc² में स्पीड ऑफ लाइट थी। इस mc² के फॉर्मूले में अल्बर्ट आइंस्टीन ने लेटर सी को यूज किया। अब देखो, जब तुम फिजिक्स पढ़ते हो तो तुम स्पीड ऑफ लाइट को v या u से दिखाते हो। तुम स्पीड ऑफ लाइट को किस चीज से दिखाते हो बेटा? v या u से। पर तुमको यहाँ पर इनकी कुछ वेव है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो तुम्हें भी याद करना है। अब तुम्हारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, इसके साथ एनर्जी जुड़ी होगी, तो होगी एनर्जी, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वही रेडिएट कम होती हुई एनर्जी, वो किसके फॉर्म में बाहर निकल रही है? चार्ज की जो एनर्जी कम हो रही है एक्सेलरेशन पे, वही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी। मोमेंटम होगा इनके साथ एनर्जी होगी, मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, ये सब बताऊंगा। एंगुलर मोमेंटम होगा। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगी, ये अपने साथ एनर्जी को कैरी करते हैं, ये अपने साथ मोमेंटम को कैरी करते हैं, ये अपने साथ एंगुलर मोमेंटम को ले जाते हैं अवे फ्रॉम द सोर्स। जो चार्ज उससे दूर जाते हैं, अवे फ्रॉम सोर्स कहां पे लेके जाते हैं? जिस चार्ज से ये जहां से निकल रहे हैं वहां से कांस्टेंट स्पीड, और वैक्यूम में ये कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करते हैं। वैक्यूम में, अगर ये वैक्यूम में है तो इसका मतलब क्या होगा? नो मीडियम। अगर ये वैक्यूम में है तो इनके लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। मीडियम में जा सकते हैं, जैसे पानी के अंदर, लाइट के, कांच के अंदर, पर अगर पानी और कांच नहीं है तो वैक्यूम में दे ट्रैवल विद कांस्टेंट स्पीड। अब तो पूछोगे कांच में क्या है, पानी में, तो सब तुम्हें फिजिक्स के टीचर पढ़ाने वाले, क्योंकि अभी तो अपन थोड़ा सा इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब तुम समझो कि मैंने तुमको अभी तक क्या पढ़ाया वो समझना है। पहले मैंने तुमको क्या बोला? वेव। तो वेव एक तरह का डिस्टरबेंस है जो एक ऑसिलेटिंग सोर्स से, जो एक सोर्स से ओरिजिनेट होता है, और एक ऑसिलेटिंग या वाइब्रेटिंग सोर्स से। तो यहां पर ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए क्या होगा? चार्ज पार्टिकल। अगर एक चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन रेस्ट पे है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं देगा। लाइट इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो हम देख रहे हैं, जो हमारे कमरे में लाइट है जिसको हम देख रहे हैं, वही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक छोटा सा हिस्सा है। तो ये अलग अलग सोर्स से, ये अलग अलग सोर्स ट्रैवल बाहर की तरफ और अल्टरनेटिंग क्रस्ट और ट्रफ बनाते हुए, अल्टरनेटिंग क्रस्ट या ट्रफ को बनाते हुए। अब तुम यहां देख लो, अगर एक स्टेशनरी चार्ज होगा तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा,
पर अगर एक मूविंग चार्ज है, एक चार्ज का मतलब यहाँ पे क्या है, जब मैंने यहाँ पे बोला वर्ड चार्ज, तो इस चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल या और भी कुछ हो सकते हैं। जब मैंने यहाँ पे वर्ड चार्ज बोला तो चार्ज जो वर्ड है इसका मतलब है जिन पे भी प्लस या माइनस चार्ज है। तो जब कोई भी चार्ज एक्सेलरेट होगा तो वो एनर्जी को रेडिएट करेगा, इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलेंगे, और इनके साथ बनने वाली वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो अब इसमें दो चीजें जुड़ी होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ दो चीजें जुड़ी होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से ये आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। ये जो एनर्जी है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये क्या करेगा, ये अपने साथ एनर्जी को, मोमेंटम को, एंगुलर मोमेंटम को लेके आगे बढ़ता है। रेडिएंट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो ये जो एनर्जी जाएगी ये एक बॉडी से दूसरे, अब तुमको यहाँ पे समझना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इनसे जुड़ी वेव, इनसे जुड़ी वेव नॉन मटेरियलिस्टिक पार्टिकल, नॉन मटेरियलिस्टिक पार्टिकल से बनी हुई है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक पार्टिकल से बनी है जिसको बाद में मैक्स प्लैंक ने क्वांटम या फोटोन बोला, क्वांटम या फोटोन के नाम से बोला। नॉन मटेरियलिस्टिक पार्टिकल से बनी हुई है, तो ये नॉन मटेरियलिस्टिक है तो इसका मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है। मैं तुमको कल की भी क्लास से बताया था कि जिसका मास नहीं है उसका चार्ज नहीं है। तो ये जो तुम्हारी रेडिएंट है ये तुम्हारी नॉन मटेरियलिस्टिक पार्टिकल से बनी हुई है, इन पे कोई चार्ज नहीं है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगे, जो तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगे, इनकी 5 प्रॉपर्टीज होंगी। किसी भी वेव की 5 प्रॉपर्टीज हो सकती है। यहां पर तुमको देखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की 5 प्रॉपर्टीज होंगी। एक होगी वेवलेंथ, दूसरी होगी फ्रीक्वेंसी। अब देखो नॉर्मली तुम फ्रीक्वेंसी के लिए एफ, कोई भी दूसरी वेव है, साउंड की वेव है, मैटर वेव्स है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी के लिए तुम एफ लिखते हो। पर एल्बर्ट आइंस्टीन ने इनकी फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू लिखा। क्या लिखा तुमने? न्यू, लैटिन, ग्रीक लैटिन न्यू फॉर देयर फ्रीक्वेंसी। फिर इनके पास वेलोसिटी होगी। अब अगर तुमको ध्यान रखना है, अगर इनकी लाइट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो फिर वेलोसिटी को तुम किससे दिखाओगे? सी, क्योंकि सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी सेम होती है, वेलोसिटी से। अब वेलोसिटी सेम है तो इनकी वेवलेंथ अलग है, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग है, इनके। तो अब देखो किसी भी वेव के कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी? 5 प्रॉपर्टीज तुम्हारे पास होनी है। एक होगी वेवलेंथ, दूसरी होगी फ्रीक्वेंसी, तीसरी होगी वेलोसिटी, चौथी होगी तुम्हारे पास वेव नंबर। अभी तुम्हें बताता हूं वेव नंबर। तो तुम वेव नंबर के लिए न्यू बार लिखते हो, तो तुम्हारे लिए सब कुछ नया है। जब तुम 11th में आते हो तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए नया है। तुम वेव नंबर को क्या लिख देते हो? न्यू बार। अब मैं तुमको इसमें कुछ पूछ ही नहीं सकता, देखो जो है तो है ना, फैक्ट। तो वेव नंबर, और एक वेव के साथ एक और चीज होगी एम्पलीट्यूड, जिसकी अपने को केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। कोई भी वेव होगी तो उसकी 5 प्रॉपर्टीज होंगी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड। वेव नंबर और एम्पलीट्यूड, वेव नंबर और एम्पलीट्यूड। अब देखो कोई अगर एक वेव है, अब अगर एक कोई वेव है तो वेवलेंथ, वेवलेंथ। अब देखो यहां पर मैंने एक वेव के लिए टर्म लिखी वेवलेंथ, जिसको तुम लैम्डा से दिखाओगे। कोई भी वेव होगी उसकी वेवलेंथ लैम्डा से दिखाओगे। वेवलेंथ इज लेंथ ऑफ वन वेव, लेंथ ऑफ वन वेव। एक पूरी वेव की लंबाई को, एक पूरी वेव की लंबाई को ही तो तुम वेवलेंथ बोलते हो। तो अब एक वेव की लंबाई, अगर तुम इस डायग्राम में यहां पर देखोगे एक वेव की लंबाई, तो यहां से अगर एक वेव शुरू हुई, यहां से एक वेव शुरू हुई, तो वो वेव देखो कहां जाके खत्म हो रही है तुम्हारी, यहां से जाकर यहां पर आ गई।
या तो तुम बोलोगे, अब देखो ये वेव तुमने यहां से शुरू की, तो यहां से शुरू हुई तो ये वेव यहां जाके खत्म हुई। अब तुम यहां देखो, ये वेव अगर तुम्हारी शुरू हुई तो ये वेव कहां जाके खत्म हुई तुम्हारी, इस पॉइंट पे। तो अगर देखो तुमने वेव को ऐसा बना दिया, देखो तुमने अपनी एक वेव यहां से शुरू करी, यहां पे खत्म कर दी, तो वेव फ्रंट ये क्या कहलाता है तुम्हारा, वेव डायग्राम। ये क्या चीज है तुम्हारी, वेव डायग्राम। इस वेव डायग्राम में एक वेव की लंबाई को, एक वेव की लंबाई को तुम क्या बोल देते हो बेटा, वेवलेंथ। क्या बोलते हो तुम उस चीज को, वेवलेंथ। अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि दो नियरेस्ट क्रस्ट के बीच, दो नियरेस्ट क्रस्ट, ये देखो ये दो क्रस्ट, ये दूरी तुम्हारी वेवलेंथ है, ये दूरी तुम्हारी वेवलेंथ है, ये दूरी तुम्हारी वेवलेंथ है, ये दूरी तुम्हारी वेवलेंथ है। कोई भी दो नियरेस्ट क्रस्ट या ट्रफ के बीच की दूरी को तुम वेवलेंथ बोलोगे। तो मतलब ये एक लेंथ है, ये एक डिस्टेंस है। वेवलेंथ क्या है, उसकी नाम में ही तुम्हें पता लग रहा है, ये एक डिस्टेंस है। अब वेव की जो लंबाई होगी उसको किस में नाप सकते हो, देखो तुम ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस तो मीटर हुआ। एक बड़ी वेव है तो उसको तुम किस में नापोगे, मीटर, फिर सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, या तुम यहाँ पे माइक्रोमीटर भी तो बोल सकते थे। यहां पर तुम क्या बोल सकते थे, यहां पर तुम बोल सकते थे माइक्रोमीटर। यहां पर एक टर्म तुमने बोला माइक्रोमीटर। देखो अगर तुमने एसएल का म्यू और एन, तो ये माइक्रोमीटर। अभी तो मैं सबका मतलब बता रहा हूं, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर। यहां पर लेटर के न मतलब है, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर 10⁻⁻²। छोटे वाले एम मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। अगर तुमने इस चैप्टर में डिस्टेंस के लिए या कोई नंबर को नापते लिए लिखा तो ये होगा 10⁻6। एन मतलब नैनो 10⁻⁻9। पी मतलब पी को 10⁻⁻12 सेंटी मिली। अब बहुत सारे बच्चों को 11th क्लास में इनके मतलब ही समझ में नहीं आते, तो वो समझ नहीं पाते। मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, ये इनकी वैल्यूज है। और पीछे तुमने मीटर लगा दिया, पीछे तुमने यहां पर मीटर को लगा दिया है। अब अगर देखो, अब अगर मैंने कहीं पे लिखा 1 माइक्रोमीटर, इसका मतलब हुआ 10⁻⁻6 मीटर। बहुत सारे बच्चों को यहां पर दिक्कत है। अब अगर तुमने 1 nm लिखा, तुमने कहीं पे 1 nm लिखा, समझो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो इसका मतलब हुआ 10⁻⁻9 मीटर। अगर कहीं तुमने 1 pm लिखा तो 10⁻⁻12 मीटर, पिकोमीटर। पिकोमीटर, छोटा वाला एफ मतलब फेम्टो 10⁻⁻15। तुमको लास्ट क्लास में फेम्टो वर्ड बताया था कि रदरफोर्ड ने या कूलम्स लॉ जो है वो 10⁻15 मीटर से छोटे डिस्टेंस पे नहीं लगते हैं, 10⁻15 मीटर से छोटे। अब यहां पर एक ट्रेडिशनल यूनिट तुम डिस्टेंस को नापने के लिए लाए, एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम। although angstrom is a unit of distance, angstrom is unit of very small distance. अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है या वेवलेंथ को नापने के लिए तुम इसे यूज करते हो, तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम। अब तुमने यहां से देखा 1 एंगस्ट्रॉम, देखो मैं कितने बेसिक लेवल से तुमको पढ़ाना यहाँ पे शुरू किया है कि 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है। 1 एंगस्ट्रॉम, अब जब तुम वेवलेंथ को नापोगे तो अगर दो चीजों के बीच, अब तुम यहां देखो, दो चीजों के बीच की दूरी अगर तुम्हें मिलीमीटर में मिल सकती है, दो किसके बीच की दूरी, दो क्रस्ट के बीच की दूरी, या दो ट्रफ के बीच की दूरी, या दो पॉइंट जो एक ही फेस पर हो, एडजेसेंट
पॉइंट जो सेम फेज पर आते हैं उनके बीच की दूरी को तुम वेवलेंथ बोल देते हो, उनके बीच की दूरी को तुम यहाँ पे क्या बोलते हो, वेवलेंथ। अब इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव डिफरेंट वेवलेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव डिफरेंट वेवलेंथ, क्योंकि उनकी एनर्जी अलग अलग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की लैम्डा अलग अलग होती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनकी वेवलेंथ। अब एक और टर्म यहां पर तुम लेके आए, फ्रीक्वेंसी। लैम्डा सबकी वेवलेंथ, चाहे साउंड की वेव हो, चाहे लाइट की वेव हो, चाहे डी ब्रोगली की वेवलेंथ हो, सब के लिए तुम वेवलेंथ का सिंबल क्या है, लैम्डा। पर फ्रीक्वेंसी के सिंबल अलग अलग है। यहाँ फ्रीक्वेंसी के जो सिंबल है वो अलग अलग है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के जो सिंबल है वो अलग अलग है। अब तुम यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है। जैसे अगर अपन बात करें अपनी क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं 3 क्लासेस पर वीक, या 12 क्लासेस पर मंथ, या 120 या 144 क्लासेस पर ईयर। तो तुम ऐसे फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हो। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स, frequency is number of wave pass through a point in unit time। पर यहां पर इन 1 सेकेंड, यहां पर कोई भी टाइम बोल सकते थे। जैसे अपन ने क्या बोला, तुम देखो क्लास कितनी बार लग रही है। अब तुम इस वेव डायग्राम पे देखो, यहां पर तुम कोई भी एक पॉइंट ले लो, सपोज ये एक पॉइंट ले लिया तुमने। अब 1 सेकेंड में इस पॉइंट से टोटल कितनी वेव निकलती हैं, या कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो, ये एक पॉइंट ले लिया, या यहां पर एक पॉइंट ले लिया, या यहां पर एक पॉइंट, ये जो ब्लू कलर के हैं, तो किसी भी एक पॉइंट पे 1 सेकंड में कितनी वेव निकलती हैं, इस चीज को तुम क्या बोलते हो, तो इस चीज को तुम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी बोल देते हो। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू। मैं तुमको पहले बता दिया, इससे किससे दिखाते हो, न्यू। इट विल बी साइकिल्स पर सेकेंड, साइकिल्स पर सेकेंड। तो इसे तुम कई बार सीपीएस भी लिख देते हो। साइकिल्स पर सेकेंड को तुम यहां पर सीपीएस लिख देते हो, या इसी चीज को तुम हर्ट्स बोलते हो, HZ। इसी चीज को तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए तुम इसे हर्ट्स बोल देते हो। अब तुमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब all electromagnetic radiation travel, all electromagnetic radiation travel with constant speed in vacuum, with अब जब एक मीडियम से वो दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसमें क्या होगा, इस वेवलेंथ चेंजेस बट फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज। वेवलेंथ चेंज होगी, तुमको वेवलेंथ चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। अब तीसरी चीज यहां पर क्या आ गई भाई, वेलोसिटी। तीसरी चीज आ गई वेलोसिटी ऑफ वेव। तो वेलोसिटी ऑफ वेव होगी डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। तुमको तो ये मालूम है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वेव कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल करती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय c, और जो कि हमने एक्सपेरिमेंट से देखा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहां से तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव हो गई, यहां से तुम देखो तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव हो गई न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, या यहां से तुमने लिखा c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। तो वेलोसिटी निकालने के लिए तुम लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अब यहां पर तुम्हारे पास एक और टर्म इसके बाद आती है वेव नंबर। पहले तुम टर्म समझ लो, फिर हम एक एक करके इनकी बात करेंगे। वेव नंबर,
अब देखो वेव नंबर, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज वेव नंबर? तुमको सबसे पहले यहां देखना है वेव नंबर को तुम इस चैप्टर में न्यू बार लिखोगे, तुम इस चैप्टर में इसे न्यू बार लिखोगे। वेव नंबर को तुम यहाँ पे न्यू का बार लिखते हो। वेव नंबर होता है नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर। व्हाट इज द वेव नंबर? नंबर ऑफ वेव, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में कितनी वेव बन रही हैं। नंबर ऑफ वेव पर सेंटीमीटर। What is the wave number? Number of wavelength per, number of wavelength per centimeter, number of wave, wave का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? वेव की लेंथ। जब आप एक वेव बोलते हो तो वेव की लेंथ से इसे निकाला जाता है, तो न्यू बार आता है तुम्हारा 1/लैम्डा। न्यू बार क्या बन जाता है? न्यू बार हो जाता है 1/लैम्डा। अब मुझे बताओ व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ? तो मैं तो बताया यूनिट ऑफ वेवलेंथ क्या है? यूनिट ऑफ वेवलेंथ है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक। तो मतलब कोई भी डिस्टेंस का यूनिट ना, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेव नंबर? तो यूनिट ऑफ वेव नंबर, यूनिट ऑफ वेव नंबर, तुमको ध्यान रखना है जब वेव नंबर बोलोगे तो तुम यहां पर लिखोगे न्यू बार। जब तुमने वेव नंबर बोला तो तुमने यहां पर लिख दिया न्यू बार। न्यू बार का यूनिट होगा सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स। और अगर तुमने देखो कहीं ऐसा लिखा देखा, इसलिए मैंने तुमको ये पढ़ाया है, अगर कहीं एंगस्ट्रॉम के ऊपर इनवर्स लगा हुआ है, अगर कहीं एंगस्ट्रॉम के ऊपर इनवर्स लगा हुआ है, तो वो चीज तुम्हारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वेव नंबर को। अगर तुम्हारे एंगस्ट्रॉम के ऊपर कहीं पे -1 लिखा हुआ है, पावर में -1, तो इसका मतलब वेव नंबर। तो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेव नंबर क्या हुआ? रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड एज अ वेव नंबर। अब तुम्हारे पास एक और टर्म आ रही है यहां से, एम्पलीट्यूड। यहां से तुमको एक और टर्म दिखती है, उस टर्म को तुम बोलते हो एम्पलीट्यूड। तुम्हें यहाँ एक और टर्म देखने के लिए मिली, एम्पलीट्यूड। तुम यहां समझो एक और टर्म अपने पास बन के आ गई, वो टर्म है एम्पलीट्यूड। इसकी अपने को केमिस्ट्री में जरूरत नहीं है। अब एम्पलीट्यूड क्या होगा? देखो जब एक वेव बन रही है, देखो ये एक वेव बन रही है, तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड है। ये जो तुम्हारा मैक्सिमम डिस्टेंस है, इसी को क्रस्ट या ट्रफ से जो मैक्सिमम दूरी आएगी, इसे तुम एम्पलीट्यूड बोलोगे। एंड इट डिटरमाइंस, इट इज द हाइट ऑफ, व्हाट डज एम्पलीट्यूड, मतलब वेव के डायग्राम में ये जो डिस्टेंस है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? एम्पलीट्यूड। केमिस्ट्री में अपने को जरूरत ही नहीं पड़ती इस टर्म की। ये जो एम्पलीट्यूड है, ये इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन किसको नापता है? इट इज अ मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ये जो एम्पलीट्यूड है, ये किस चीज को नाप के तुमको देता है? इट इज अ मेजर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन। अब तुम यहां पर समझो, जो मैंने तुमको बताया इनमें से कुछ भी नहीं रखना है। अब सबसे पहले मैंने बोला जब एक चार्ज्ड पार्टिकल जिसपे प्लस या माइनस का चार्ज है, जब वो एक्सीलरेट होगा तो उससे जो एनर्जी निकलेगी उसे तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हो। और यहां बनने वाली वेव को तुम बोलते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि इसमें दो तरह की फील्ड बनती है। ऐसा नहीं कि लाइट होगी, इनमें दो तरह की फील्ड होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये दोनों फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अगर इस दिशा में वेव जा रही है तो इसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये आपस में भी परपेंडिकुलर है और इससे भी परपेंडिकुलर है। वैक्यूम में सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करते हैं, जिसे तुम सी से दिखाती हो, और वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हर वेव की 5 प्रॉपर्टीज होती है: वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेव नंबर और एम्पलीट्यूड। अब वेवलेंथ क्या होती है? लेंथ ऑफ वन वेव। व्हाट इज वेवलेंथ?
लेंथ ऑफ वन वेव, एक वेव की लंबाई को तुम वेवलेंथ बोलोगे। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वेव पासिंग, मतलब एक वेवलेंथ पासिंग इन 1 सेकेंड फ्रॉम वन पॉइंट। एक वेव में तुम एक पॉइंट बना दो, एक वेव में तुम एक पॉइंट बना दो, उससे 1 सेकेंड में जितनी वेव निकलेंगी उनको तुम बोलोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। और इस केस में इसे न्यू से दिखाते हो, वेवलेंथ को तुम लैम्डा से दिखाते हो इसे। अब व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ वेव? देखो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ वेव? वेलोसिटी ऑफ वेव इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ वेव, अगर अब तुमसे पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव की अगर तुम बात करोगे तो स्पीड ऑफ वो वेव बोलोगे डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, डिस्टेंस covered by wave in 1 second, distance traveled in 1 second। अब ये जो चीजें से तुम सी से दिखाते हो, और ये कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब वेव नंबर, अब मैंने बोला 1 सेंटीमीटर, सपोज ये दूरी 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में जितनी वेव बनेगी, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में जितनी वेव बनेंगी उनको तुम वेव नंबर बोलोगे। इस वेव डायग्राम में अगर किसी भी वेव का हम डायग्राम बनाएंगे तो उस डायग्राम में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में जितनी वेव बनेंगी वो क्या कहलाएंगी, वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएगी वेव नंबर। अब तुम यहां पे देखो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो एक सिंगल वेव, इज नॉट वन सिंगल वेव। जो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो एक सिंगल वेव नहीं, मतलब एक वेवलेंथ, वेव का मतलब वेवलेंथ, वेव का मतलब हुआ एक, कोई सिंगल वेव की वेवलेंथ नहीं है, वो कोई एक सिंगल नहीं, बट मिक्सचर ऑफ वेरियस लैम्डा, अलग अलग वेवलेंथ की अलग। अब वेवलेंथ अलग अलग है, अब तुम देखो, तुम जानते हो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। अब अगर सी कांस्टेंट है तो न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो और वेरियस फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव, बट ऑल ट्रैवल विथ कांस्टेंट स्पीड, पर सब एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करते हैं जिसको तुम यहां पे सी बोलते हो। तो अब तुमको जाना जितने भी, अब तुम मुझे बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कुछ एग्जांपल्स बता सकते हो? तुम मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के या रेडिएशन के कुछ एग्जाम्पल बता सकते हो? तुम उसे यूज करते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए? तुम मुझे बताओ, कोई एग्जाम्पल बता रहे हो मुझे? हेलो, कैन एनीवन आंसर द एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वेव? माइक्रोवेव। यस, माइक्रोवेव। जो तुम लाइट देख रहे हो, क्या तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को देख सकते हो? क्या तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को देख सकते हो? नो सर। नहीं, हम देख सकते हैं। जो लाइट हम देख रहे हैं ये भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। विजुअल। तो व्हाट इज द कलर ऑफ, जो हम देख सकते हैं उनके कलर क्या हो सकते हैं? मुझे बताओ, जो तुम देख सकते हो उनके कलर क्या है? वॉयलेट। कुछ भी हो सकता है ना, जो कलर हमको दिख रहा है, विब्रियो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो हमको दिख रहे हैं ना, ये जो लाइट हमको दिखती है, तो लाइट जो हमको दिख रही है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम लाइट बोलते हैं। देखो, जो हमको दिख रही है उसको हम लाइट बोलते हैं, और फिर हमारी लाइट अलग अलग कलर की हो सकती है। पीले रंग की लाइट हो सकती है, लाल रंग की लाइट हो सकती है,
हरे रंग की लाइट हो सकती है, हरे रंग की लाइट हो सकती है, गुलाबी कलर की लाइट हो सकती है। तो लाइट अलग अलग की, लाइट जो है वो अलग अलग कलर की हो सकती है। लाइट जो है वो अलग अलग कलर की हो सकती है। और अगर सारे कलर जो 7 कलर होते हैं वो सब मिल जाए तो सफेद रंग की लाइट बन गई। अगर 7 रंग मिल जाए तो फिर कौन से रंग की लाइट बन गई बेटा अपनी? 7। अब देखो यहां पर हमने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, देखो कौन कौन सी रेडिएशन आती है? गामा रेज। पहले तुम देखो, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कौन कौन सी रेज आती है? गामा रेज। फिर आती है अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक्स रेज। फिर अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आती है यूवी रेज। अब जो हम देख रहे हैं, जो तुमने देखी उसको तुम बोलते हो विजिबल, इसको तुम बोलते हो लाइट। जो तुमको, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तुमको दिख जाता है उसको तुम बोलते हो विजिबल। विजिबल के बाद वालों को तुम बोल रहे हो जैसे एक आईआर, विजिबल के बाद वाले हैं आईआर, आईआर के बाद वाले माइक्रोवेव। अब देखो तुम माइक्रोवेव को देख नहीं सकते हो, तुम माइक्रोवेव को देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हो हीटिंग इफेक्ट। माइक्रोवेव को तुम देख नहीं सकते, तुम उनको महसूस कर सकते हो उनके हीटिंग इफेक्ट के कारण। तुम उनको महसूस कर सकते हो उनके हीटिंग इफेक्ट के कारण। तो जो तुमने यहाँ पे वेव की बात की, तो तुम्हारी ये जो वेव आ रही है, तो जो तुम्हारे टीवी के रिमोट की वेव है, जो तुम्हारे टीवी के रिमोट की वेव है, जो तुम्हारे रडार की वेव है, जो तुम्हारे रडार की वेव है। अब जो तुम एफएम यूज कर रहे हो, जो तुम एफएम यूज कर रहे हो या तुम एएम यूज कर रहे हो, तुम एफएम रेडियो सुनते हो ना, ये तुम्हारी मोबाइल की वेव है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो ये जो तुमने बोला ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इसमें गामा रेस, वैसे कॉस्मिक रेस भी आती है। इनको अपन अर्थ पे नहीं देखते इसलिए अपन इनकी बात नहीं कर रहे, वरना यहाँ पर एक और चीज आ जाएगी कॉस्मिक रेस। तो ये बाहर से कहीं हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं। ये जो कॉस्मिक रेज है ये कहीं बाहर से बहुत ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारी अर्थ में या हमारे एटमॉस्फेयर में ये एंटर करता है, तो इसे कॉस्मिक रेज। पर अर्थ पे जो तुम बनाते हो ये कॉस्मिक रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होती है। ये जो तुम कॉस्मिक रेज बनाते हो ये तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही है, सबसे ज्यादा एनर्जी का। पर यहां पर हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं। अब हम यहाँ पे उनकी बात कर रहे हैं जो चार्ज के ऑसिलेशन से हम बनाते हैं। तो अब ये देखो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये इनका ऑर्डर, ये जो तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये इनकी एनर्जी का बढ़ता हुआ ऑर्डर है, ये इनकी एनर्जी का बढ़ता हुआ ऑर्डर है, या इनकी फ्रीक्वेंसी का बढ़ता हुआ ऑर्डर है, या ये इनकी फ्रीक्वेंसी नहीं, एनर्जी का डिक्रीजिंग। प्लीज समझो, सॉरी सॉरी यहाँ पे एक करेक्शन कर रहे हैं, इनकी एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, या फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, या वेवलेंथ का बढ़ता हुआ, या वेवलेंथ का बढ़ता हुआ। ये तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए। देखो यहाँ केमिस्ट्री काम आती है, लाइट के लिए या इनके लिए ही अपन यूज करते हैं, बाकी का तुम फिजिक्स में पढ़ते हो या जनरल नॉलेज में। तो गामा रेस से एम वेव्स तक जाने पर वेवलेंथ बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसा मैक्स प्लैंक ने बताया था, अभी आगे बताऊंगा तुमको। तो अब देखो तुमने जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखा है, यहां पर जो तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखा है, देखो अब अगर तुम यहां पर देखो तो गामा रेज जो है वो बहुत छोटी है, वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। वैल्यू देखो, इनकी वैल्यू देखो 0.001 नैनो, 0001 नैनोमीटर। गामा रेस की वेवलेंथ बहुत छोटी है, वेरी वेरी स्मॉल लैम्डा, वेरी वेरी स्मॉल लैम्डा। और यहां पर तुम एएम की वेवलेंथ देखो, वेरी वेरी लार्ज लैम्डा। अब यहां पर अपन ने जैसा बनाया उससे उल्टा लिखा हुआ है। इधर से इधर आने पे कहां से, गामा से एएम तक, तुम्हें देखो गामा से एएम तक, गामा से एएम तक आने में, गामा से एएम तक आने में वेवलेंथ बढ़ती है
मतलब एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। वेवलेंथ बढ़ती है, इसका मतलब एनर्जी और फ्रीक्वेंसी जो है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी जो है वो तुम्हारी कम हो जाती है। अब देखो गामा रेस कहां से आती होगी? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। मतलब जब कोई न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है, मतलब एक न्यूक्लियस से जब अल्फा या बीटा निकलता है तो उनके पीछे पीछे बहुत ज्यादा एनर्जी की गामा रेस निकलती हैं। तो ये रेडियो एक्टिविटी क्यों निकलती है, कैसे निकलती है, अपने को नहीं जानना। अब तुम लोगों ने कभी एक्सरे कराया होगा, तुमने कभी एक्सरे कराया होगा, तो एक्सरे मशीन के अंदर, एक्सरे मशीन के अंदर तुम, अब एक्सरे कैसे बनती है ये अभी तुम्हें आगे मोजले लॉ में पढ़ाऊंगा, ये मैं तुम्हें कैथोड रेज में पढ़ाया था। जब कैथोड रेज जाके, जब कैथोड रेज जाके टंगस्टन या मैटर के ऊपर टकराती है तो वहां पर एक्सरेज बन जाती हैं। तो इनके बनाने के तरीके अलग अलग हैं, इनके बनाने के तरीके अलग अलग होंगे। अब तुम देखते हो कि फेक नोट को ढूंढने के लिए तुम ब्लू कलर की लाइट का यूज करते हो। जब तुमको फेक करेंसी को ढूंढना है तो तुम ब्लू कलर की लाइट का यूज करते हो। वो ब्लू लाइट जो बेसिकली, उस ब्लू लाइट के अंदर क्या होगा, अब देखो तुम्हारी जो विजिबल लाइट है, अगर तुम अपनी स्पेक्ट्रम को देखोगे, अब अगर तुम अपनी स्पेक्ट्रम को देखोगे तो इससे अपने को एनर्जी बनानी है। अब तुमको यहाँ पे स्पेक्ट्रम के साथ चलना भाई। देखो अभी अपन क्वेश्चन करते हैं बाद में। अब आप देखो, तुमने अपनी अगर लाइट देखी होगी तो ये है तुम्हारा VIBGYOR विबग्योर। ये तुमने यहाँ पे विबग्योर को अरेंज कर दिया। यहां से यहां तक जाने पे तुम्हारी वेवलेंथ बढ़ती है। अभी मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसका फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में तुमने फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस को अरेंज करके यहाँ पे रखा हुआ है, रेडिएशन के ऑर्डर में। तो विबग्योर को तुमने अरेंज कर लिया, ये तुमको दिख रहे हैं। अब इसी को एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी आई। अब इन्हीं सब के बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स ने एक थ्योरी दी जिसे तुम बोलते हो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक्स ने देखा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हैं, व्हेन सॉलिड हीटेड, प्लैंक्स ने क्या देखा कि जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं टू सेम टेम्परेचर, व्हेन सॉलिड इज हीटेड टू सेम टेम्परेचर, जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं सेम टेम्परेचर पे, दे ग्लो। तो अब देखो अगर तुम लोहे को गर्म करो तो पहले तो लोहे में कुछ नहीं होगा। पहले अगर एक आयरन के ऑब्जेक्ट को तुम हीटअप करते हो तो उसमें कुछ होना नहीं है, उसके अंदर कुछ होना नहीं है। क्या नहीं होना भाई? पहले तो वो धीरे ठंडा था तो उसके अंदर कोई कलर चेंज नहीं हुआ। तो अब अगर तुमने इसे गर्म करना शुरू किया तो इसके कलर चेंज करेंगे, एंड कलर चेंजेस। अब देखो इसका कलर जैसे जैसे तुम हीट बढ़ाओगे इसका कलर चेंज होगा। पहले वो होगा रेड डल। तुम लोहे को गर्म करके देख लो, यही ऑब्जर्वेशन मैक्स प्लैंक ने देखी। उसने कहा जब तुम लोहे को गर्म करते हो तब ये डल रेड से मोर रेड की तरफ जाता है। जैसे जैसे तुम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, कलर चेंजेस विद टेम्परेचर। तुम जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो इसका कलर बदल जाता है, ये डल रेड से मोर रेड की तरफ चला जाता है। और इसके बाद अगर तुम इसे हीट करते हो तो ये व्हाइट कलर का हो जाता है। और भी अगर तुम इसे इससे ज्यादा हीट करते हो तो फिर ये ब्लू कलर का हो जाता है, बिल्कुल फ्लेम के कलर का तुम्हें दिखने लगता है। अगर तुम किसी आयरन ऑब्जेक्ट को गर्म करो, ये तुमने ऑब्जर्वेशन, या ये ऑब्जर्वेशन मैक्स प्लैंक ने देखी, ये ऑब्जर्वेशन मैक्स प्लैंक ने देखी, तो उसने बोला दे ग्लो एंड एमिट डिफरेंट रेडिएशन, एंड एमिट डिफरेंट रेडिएशन।
और वो अलग अलग रेडिएशन को देगा। जब तुम किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को हीट करोगे तो वो रेडिएशन को एमिट करेगा, मतलब अलग अलग कलर आ रहे तो उनकी एनर्जी और वेवलेंथ सब कुछ अलग अलग होगा। तो यहां से प्लैंक ने बोला, देखो अब यहां से प्लैंक ने बोला, बहुत ध्यान से समझना है थ्योरी को। थ्योरी नहीं आएगी, इससे न्यूमेरिकल आएंगे, इससे बोहर थ्योरी आएगी। अब तुम्हारा पूरा ध्यान इस क्लास के अंदर होना चाहिए। सब्सटेंस रेडिएट, अब देखो प्लैंक्स ने क्या बोला, सब्सटेंस रेडिएट एनर्जी डिसकंटिन्यूअसली। एक ऑब्जेक्ट एनर्जी को डिसकंटिन्यूअसली एनर्जी देगा। सब्सटेंस रेडिएट एनर्जी डिसकंटिन्यूअसली इन स्मॉल पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी। स्मॉल पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी। देखो अब ये वेव बना रहा है जिसकी एनर्जी को, तो उसने बोला कि स्मॉल पैकेट या बंडल ऑफ एनर्जी होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जो एनर्जी देगा वो एक स्मॉल पैकेट या बंडल के अंदर तुमको एनर्जी देने वाला है। कोई भी ऑब्जेक्ट तुम्हें किसमें एनर्जी देगा, एक स्मॉल पैकेट या बंडल ऑफ एनर्जी। दिस इज कॉल्ड एज क्वांटम। दिस इज कॉल्ड एज अ क्वांटम। कोई भी ऑब्जेक्ट एनर्जी देगा, इस एनर्जी का जो पैकेट है, ये जो एनर्जी का पैकेट है, इस एनर्जी के पैकेट को तुम क्या बोल देते हो, क्वांटम। और क्वांटम ऑफ लाइट, क्वांटम ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज फोटोन। तो जिन क्वांटम को तुम देख सकते हो, जिन क्वांटम को तुम देख सकते हो, उनको या तो तुम विजिबल क्वांटम बोलो या तुम उनको फोटोन बोलो। अब देखो तुम्हारी एक्सरे किससे बनी हुई है, क्वांटम से। गामा रेस किससे बनी हुई है, एक एनर्जी का पैकेट या बंडल जिसे तुम क्वांटम बोलते हो। एक एनर्जी का पैकेट या बंडल जिसे तुम यहाँ पर क्वांटम बोलते हो। एक एनर्जी का पैकेट या बंडल जिसे तुम यहाँ पे क्या बोलोगे, क्वांटम। तो अब तुमको यहां समझना, एक एनर्जी का पैकेट है और जो क्वांटम तुमको दिख जाएंगे उनको तुम विजिबल। तो इंफ्रारेड क्वांटम से बनी है, एक्सरे क्वांटम से बनी है, गामा रेस क्वांटम से बनी है। जो हम देखते हैं लाल रंग के क्वांटम से, पीला रंग की लाइट पीले रंग के क्वांटम से, हरे रंग की लाइट हरे रंग के क्वांटम से। ये जो लाल पीले हरे ये 7 कलर के जो क्वांटम है, इनको तुम बोलते हो फोटोन। तो जो तुम्हें विजिबल, तो ये फोटोन कैसे है, ये विजिबल है। और जब तुमने क्वांटम बोला तो मे और मे नॉट बी विजिबल। जब तुमने यहाँ पे क्वांटम बोला तो दे मे और मे नॉट बी विजिबल। तो ये स्मॉलेस्ट पैकेट, व्हाट इज क्वांटम, स्मॉलेस्ट पैकेट, ये सबसे छोटा पैकेट है एनर्जी का। अब क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां से, ये स्मॉलेस्ट पैकेट है एनर्जी का। अब एनर्जी ऑफ क्वांटम, एनर्जी ऑफ क्वांटम या फोटोन, अब तुमको सबको ध्यान है, एनर्जी ऑफ क्वांटम या फोटोन is directly proportional to frequency of radiation। ये मैक्स प्लैंक ने बताया कि किसी भी क्वांटम या वेव, तो वेव किससे बनी हुई है, वेव किसके थ्रू आगे बढ़ रही है, क्वांटम या फोटोन से। इनकी जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। What is the frequency? तो E is directly proportional to nu। अब देखो सारे न्यूमेरिकल इसी पर आना है, पर 11th का जो बच्चा है वो न्यूमेरिकल से डर जाता है। 11th क्लास का जो स्टूडेंट है वो न्यूमेरिकल से डरता है। क्यों डर जाता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत छोटे छोटे नंबर, क्योंकि एक क्वांटम की एनर्जी, एक क्वांटम की जो एनर्जी है वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब मल्टीप्लाई डिवाइड में। अब जब उसने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाया तो उसने बोला E एक कांस्टेंट H और न्यू। ये जो H है ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये जो तुम्हारा H है ये कहलाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। जिसने ये थ्योरी बनाई उसने अपने ही ऑनर में एक कांस्टेंट दे दिया, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट। अब देखो
प्लैंक्स कांस्टेंट या इसे नेचुरल कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसे प्लैंक्स कांस्टेंट या नेचुरल कांस्टेंट बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू यहाँ पे मैक्स प्लैंक ने तुमको बताई, तो इसकी वैल्यू देखो, तुमको वैल्यू याद करनी है 6.626। ये नंबर बार बार तुम्हारे साथ आएगा, 6.626 इंटू 10⁻⁻, अब देखो 6.626 इंटू 10⁻⁻। अब मुझे बताओ व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर मैं तुमको बोलूं यूनिट, तो तुम यहां से निकाल सकते हो, H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन न्यू। तो एनर्जी का यूनिट और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या था, पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा एनर्जी का कोई भी यूनिट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड, एनर्जी का कोई भी यूनिट या दिस। तो एनर्जी और टाइम का तुम बोलते हो एक्शन कांस्टेंट, एनर्जी और टाइम के प्रोडक्ट को तुम एक एक्शन कांस्टेंट भी बोलोगे। अब यहां देखो, अब अगर तुमने इस चीज को यहां पर लिख दिया 34 जूल्स मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड, यहां पर देखो तुमको मैंने बताया इसको कैसे याद रखना है, 34 जूल सेकेंड। अब एक जूल्स में होते हैं 10⁻⁻7 अर्ग। एक जूल्स में तुम्हें ध्यान रखना है कितने अर्ग होते हैं, 10⁻7 अर्ग। तो यहां पर आ जाएगा 10⁻27 अर्ग इंटू सेकेंड। तुमने पढ़ा होगा एक यूनिट एनर्जी का, एक यूनिट है जूल्स, कैलोरी, अर्ग। तो तुम इन्हें जूल्स, कैलोरी, अर्ग में लिख सकते हो। तो कोई ऐसी वैल्यू, तो H एक छोटा सा कांस्टेंट है जो यहां पर तुमने लगाया है। अब देखो प्लैंक्स की थ्योरी बोलती है E इज इक्वल टू एच न्यू। सारे न्यूमेरिकल एक ही उसमें होने, चाहे स्कूल में आने वाला क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव में आने वाला क्वेश्चन हो, वो इसी एक फॉर्मूले से होगा, E इज इक्वल टू एच न्यू। E is equal to h nu is energy of one quantum, energy of one quantum। और अगर वो क्वांटम दिख गया तो तुम उससे बोलोगे फोटॉन। जो क्वांटम दिख जाते हैं वो विजिबल लाइट को बनाते हैं, उसके क्वांटम को तुम फोटॉन बोल सकते हो। तो ऑल फोटॉन्स आर क्वांटम, बट ऑल क्वांटम्स आर नॉट फोटॉन। सारे के सारे फोटोन जो है वो क्वांटम होंगे, पर सारे के सारे क्वांटम को तुम फोटोन नहीं बोल सकते। मतलब एक्सरे का फोटोन नहीं होगा, गामा रेस का फोटोन नहीं होगा, एएम का फोटोन नहीं होगा, उनके क्वांटम ही होंगे, उनके क्वांटम ही होंगे। तो अब एनर्जी ऑफ वन फोटोन हो गई। अब यहां पर तुम जानते हो न्यू इज इक्वल टू तुम्हारा सी बाय लैम्डा होता है। तो तुम यहां लिख सकते हो, देखो न्यूमेरिकल में एस सी अपॉन लैम्डा। तुम यहां पर क्या लिख सकते हो, E इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा, E इज इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा। और 1/λ भी तुमको पढ़ाया, देखो तुम्हें इसीलिए शुरू में इतने लो लेवल से पढ़ाया था, वेव नंबर वगैरह सब कुछ। 1/λ क्या होता है बेटा, व्हाट इज 1/λ? अभी तुमको बताया था कि ऑल्सो 1/λ इज वेव नंबर। तो E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। अब देखो, एक फोटोन की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। वेव नंबर, ये जो चीजें से तुम बोलते हो वेव नंबर। न्यू के ऊपर जो बार लगा है उससे तुम क्या बोलते हो, वेव नंबर। अब मैं तुमसे यहाँ पे क्या पूछूं, क्या न्यू बार है? नहीं, तुम सुनते चलो ना, एक ही चीज को मैं यहाँ पे बार बार रिपीट कर रहा हूं, बार बार यहाँ पे रिपीट कर रहा हूं। देखो अब तुम्हारा फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा, E इज इक्वल टू एस सी न्यू बार। ये तीनों फॉर्मूले सेम है। प्लैंक्स के हिसाब से लाइट के लिए तुमने, या फोटोन के लिए, या क्वांटम के लिए, तो तुमने यहाँ पे देखा कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, energy is inversely proportional to wavelength, energy is directly proportional to wave number,
एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। तो ये फोटोन के लिए। अब जब भी कोई, अब देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर एनर्जी की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, एमिट करेगा, तो वो पर्टिकुलर क्वांटम को एमिट या एब्जॉर्ब करेगा, वो पर्टिकुलर। तो अब जो कोई ऑब्जेक्ट, यही चीज बोहर ने यूज की, अगर E is equal to h nu, तो दिस इज एनर्जी ऑफ वन क्वांटम। E is equal to h nu, एनर्जी ऑफ वन क्वांटम। अब अगर तुमने यहां पे लिखा E is equal to 2h nu, अब अगर तुमने यहां पे फॉर्मूला बना दिया E is equal to 2h nu, E is equal to 2h nu, अब वो न्यू तो सेम, तो डेफिनेटली ये E1 है और ये E2 है। दिस विल बी एनर्जी ऑफ टू क्वांटम, दिस विल बी एनर्जी ऑफ टू क्वांटम। ये दो क्वांटम की एनर्जी होगी, यहां पे दो क्वांटम की एनर्जी होगी। अब बट ये नहीं होगा, एनर्जी कैन नॉट बी 1.5 h nu। अगर एक पर्टिकुलर क्वांटम है तो मतलब एनर्जी ऑफ क्वांटम विल बी इंटीग्रल, एनर्जी ऑफ क्वांटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h nu। एनर्जी absorb या रेडिएट बाय बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h nu। अब तुम इसे लिख सकते हो E इज इक्वल टू NH। एन क्या है? नंबर ऑफ क्वांटम एमिट और एब्जॉर्ब। अगर एक जैसे क्वांटम को वो एमिट या एब्जॉर्ब करता है तो इसे तुम E इज इक्वल टू NH न्यू लिख देते हो। तुम इसे क्या लिख देते हो? E इज इक्वल टू NH न्यू। तुम इस चीज को लिख देते हो E इज इक्वल टू NH न्यू। E इज इक्वल टू राइट एज NH न्यू। तो एक फोटोन की एनर्जी, अब तुम यहां से देखो, एक फोटोन से जुड़ी हुई एनर्जी को, अब अगर यहां पे एक मोल फोटोन लेने, हर एक, अगर कोई ऑब्जेक्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो अगर कोई एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, देखो टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब। अब तुम यहां पर एक और टर्म लेके आ रहे हो, टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अगर एक मॉलिक्यूल, अब अगर उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, इफ ईच मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब 1 फोटोन, 1 क्वांटम, हर एक मॉलिक्यूल एक क्वांटम को एब्जॉर्ब करता है। अगर हर एक मॉलिक्यूल एक क्वांटम को एब्जॉर्ब करता है तो इस चीज को तुम बोलते हो आइंस्टीन। इस चीज को तुम क्या बोलते हो? आइंस्टीन। अभी मैं तुमको न्यूमेरिकल अगली क्लास में कराने वाला हूं, मैं तुमको न्यूमेरिकल अगली क्लास में कराने वाला हूं। अब जरा तुम ध्यान से देखना, तुमको कुछ और फिजिक्स की थ्योरी पढ़ाता हूं यहाँ। न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला इज इक्वल टू एच न्यू लगेगा, कन्वर्जन बना दूंगा। अगर तुमने ये फॉर्मूले सॉल्व कर लिया, तुमसे बोहर थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, 2 टॉपिक हो जाएंगे। अब देखो, रेस्ट मास ऑफ फोटोन और क्वांटम इज 0। किसी भी क्वांटम का रेस्ट मास 0 है। तुमको यहां पे जाना, तो ये बोहर ने, ये किसने एज्यूम किया? क्वांटम ने। प्लैंक्स ने एज्यूम किया कि लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एक पैकेट ऑफ एनर्जी या बंडल से बने, जिनको तुम क्वांटम बोलते हो, जिनका कोई मास और चार्ज नहीं है। तो तुम्हारे फोटोन और क्वांटम कैसे हैं? फोटोन और क्वांटम कैसे हैं? तो तुम बोल रहे हो मासलेस एंड चार्जलेस, क्योंकि मासलेस और चार्जलेस, इसका मतलब लाइट विल नॉट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ये मासलेस और
चार्जलेस है। बट अब तुम यहां पे देखो, बट दे हैव मूविंग मास, बट दे हैव मूविंग मास। अब तुम समझो, ये मैंने तुमको क्या बोला कि मास नहीं होता, मूविंग मास क्या है, तो जब वो घूम रहे हैं। अब देखो तुम्हारे पास एक रिलेशन है E इज इक्वल टू एच न्यू, और एक और रिलेशन है तुम्हारे पास E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। एक क्वांटम का इक्वेशन, प्लैंक्स इक्वेशन है, ये प्लैंक्स का इक्वेशन, और ये किसका इक्वेशन है, आइंस्टीन का। अब अगर तुम इन दोनों इक्वेशन का एलएचएस सेम ले लो तो तुम्हें मिलेगा एच न्यू इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। अब न्यू को तुम लिख दो, अब तुम न्यू को यहां पे लिख दो एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये सी कैंसिल हो गया, इससे मास क्या मिल जाएगा तुम्हें, इससे तुम्हें मास क्या मिल जाएगा, व्हाट विल द मास, व्हाट विल बी द मास, तो एच अपॉन लैम्डा इंटू सी, एच अपॉन लैम्डा इंटू सी, एच अपॉन लैम्डा इंटू सी, ये मिल गया तुमको। ये मास होता है तुम्हारा मूविंग मास। मतलब जब कोई फोटोन मूव करता है, जब कोई फोटोन मूव करता है तो उसके मूविंग मास को तुम बोलते हो काइनेटिक मास, मूविंग मास बोलते हो, या ऐसे कौन सा मास बोलते हो, काइनेटिक मास। अब मैं जो हूं, मेरा एक मास है, मैं दौड़ रहा हूं तो भी मेरा वही मास है, क्योंकि मैं बहुत कम स्पीड से दौड़ रहा हूं, तो मेरा रेस्ट मास और काइनेटिक मास सेम है। तो फोटोन जैसे ऑब्जेक्ट, तुमको यहां देना, फोटोन जैसे ऑब्जेक्ट है, उनके पास रेस्ट मास नहीं होता, पर उनके पास एक मास होता है, जिसे तुम क्या बोलते हो, मूविंग मास। उस चीज को तुम क्या बोलते हो, मूविंग मास। अब तुम मुझे बताओ, मास इनटू वेलोसिटी को तुम क्या बोलोगे, मास इनटू वेलोसिटी को क्या बोलोगे, जल्दी बताओ मुझे, ये मास इनटू वेलोसिटी क्या कहलाएगी तुम्हारी, मास इनटू वेलोसिटी कहलाती है मोमेंटम। मास इनटू वेलोसिटी को तुम बोलोगे मोमेंटम। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन विल बी, या क्वांटम विल बी, मोमेंटम ऑफ फोटोन और क्वांटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ फोटोन एंड क्वांटम क्या हो जाएगा, एच अपॉन लैम्डा। मोमेंटम ऑफ फोटोन या क्वांटम हो जाएगा एच अपॉन लैम्डा। फोटोन या क्वांटम का मोमेंटम होगा एच बाई लैम्डा। अब तुम यहां पे देख लो, मैं तुमको शुरू में बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपने साथ एनर्जी को लाती है, मोमेंटम को कैरी करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को कैरी करते हैं, जबकि उनके पास रेस्ट मास नहीं, मतलब उनका कोई मास नहीं। अगर एक फोटोन रेस्ट पे होता तो वो फोटोन ही नहीं था, जब वो घूम रहा है तभी तो वो फोटोन है। फोटोन रेस्ट पे हो गई नहीं, फोटोन तो तब है जब वो एक वेव बना रहा है, उस वेव के अंदर का जो एनर्जी का छोटा पैकेट, बंडल, उसे तुम क्या बोलते हो, क्वांटम या फोटोन। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन इज गिवन बाय एच बाय लैम्डा, मोमेंटम ऑफ फोटोन इज गिवन बाय एच बाय लैम्डा। क्या क्या दिखाता है तुम्हारा मोमेंटम ऑफ फोटोन, एच बाय लैम्डा। मोमेंटम ऑफ फोटोन इज शोन बाय एच बाय लैम्डा। तो तुमने अभी देखो क्लास में क्या पढ़ा, अभी बिल्कुल शॉर्ट में तुम देखो, आप जो तुम्हें याद रखना है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैं रिवाइज करा रहा हूं तुमको अभी की क्लास, E इज इक्वल टू एच न्यू। एच जो है वो प्लैंक्स का कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.634 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल्स इंटू सेकेंड एक्शन। जूल्स मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड एक फिजिकल क्वांटिटी एक्शन, या इसी को तुम 6.634 इंटू 10 टू द पावर -24 अर्ग मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड। अब न्यू क्या होता है, देखो तुमको यहां पे ध्यान रखना है, बस इतनी सी क्लास है, इसी से सारे न्यूमेरिकल होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब न्यू क्या होता है भाई, यहां पे देखो न्यू क्या होता है, सी बाय लैम्डा। तो E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। 1 अपॉन लैम्डा होता है न्यू बार,
तो E इज इक्वल टू हो गया एच सी न्यू बार। ये एक फोटोन के लिए, ये फॉर्मूला किसके लिए है, एक फोटोन। अब अगर तुम्हारे पास n फोटोन है, अगर तुम्हारे पास n फोटोन है, n का मतलब 2, 4, 6, 10, 11, 100, 1 करोड़, 10 करोड़, 1 मोल, 10 मोल, 100 मोल, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू NH, या इसे तुम लिख दोगे E इज इक्वल टू NHC अपॉन लैम्डा, या तुम इसे लिख दोगे HC न्यू बार। देखो एक ही चीज है, एक मोल। अब अगर n की वैल्यू 1 मोल हो और किसी रिएक्शन में 1 मोल मॉलिक्यूल 1 मोल क्वांटम को एब्जॉर्ब करे, तो इस टोटल एनर्जी को तुम बोलोगे आइंस्टीन। ये एक फैक्ट है, टोटल एनर्जी को तुम बोल दोगे आइंस्टीन। अब एक और चीज मैं तुमको लास्ट क्लास में एनर्जी के यूनिट बताए थे, तुमको अब यहाँ पे समझना है कि चैप्टर को सॉल्व करने से पहले नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल को सॉल्व। अभी मैं न्यूमेरिकल क्यों नहीं करा रहा, तुम बहुत देर से मुझे सुन रहे हो, मैं तुमको कोई टास्क, अब अगली क्लास में तुमको पेन और कॉपी लेके बैठना होगा, वहां मैं तुमको न्यूमेरिकल सिखाऊंगा परसों। देखो यूनिट ऑफ एनर्जी, अगर तुम यूनिट ऑफ एनर्जी बोलो तो जूल्स, अर्ग, कैलोरी। पहले तुम यहाँ पे देखो जूल्स, एक कैलोरी में कितने जूल्स होते हैं तुमको मालूम होगा, 4.18 जूल्स। एक जूल में 10 टू द पावर 7 अर्ग, तो ये कितना हो गया, 4.18 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग। अब मैंने तुमको लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया था, जब मैं तुमको चार्ज पढ़ा रहा था तो मैंने चार्ज पढ़ाते हुए तुमको बोला था, जब एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर होता है उस पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगा देते हो। जब एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे उस पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगाते हो, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है अब पॉजिटिवली चार्ज की तरफ दौड़ता है। इस दौड़ते हुए इलेक्ट्रॉन की जो जुड़ी हुई एनर्जी होगी उसको तुम बोलोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है तुमको ये रटना है, लास्ट क्लास से आज भी तुमको बता दिया क्योंकि कल ये काम आने वाला है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स। तो अब 1 जूल किसके बराबर हो जाएगा, तो तुम इसे लिख सकते हो 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब ये ऊपर पहुंचा तो तुम इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिख सकते हो। अब देखो तुमने जूल्स को किस में बदल दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तुमने जूल्स को यहाँ पे किस में बदल दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तुमने जूल्स को किस में बदल दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट नहीं है, पर इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल से जुड़ी हुई काइनेटिक एनर्जी को नापने के लिए एक छोटा यूनिट लेके आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन, और अभी से तो तुम आगे पढ़ोगे 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तुम एक हार्ट्री बोल दोगे। जब मैं तुमको श्रोडिंगर इक्वेशन वगैरह पढ़ाऊंगा तो एक और एनर्जी यूनिट आएगा इससे भी छोटा यूनिट आएगा, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तुम एक हार्ट्री बोल दोगे। तो ये एनर्जी के यूनिट है, अभी अपने को यूज नहीं करना हार्ट्री, यूनिट एनर्जी का नहीं, बराबर एनर्जी उसके बराबर। जैसे मैं बोलूं कि मेरा ये पेन जो है ये 100 रुपए की कॉस्ट के बराबर है, तो आज ये पेन 100 रुपए के बराबर है। अगर मैं सिर्फ सपोज 100 रुपए में बेच पा रहा हूं तो पेन इज इक्वल टू 100। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट पे होता है उस पे जब तुम 1 वोल्ट का पोटेंशियल लगाते हो तो उस इलेक्ट्रॉन पे आने वाली एनर्जी को तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बोलते हो। ये सब तुमको अगली क्लास में काम आएंगे। देखो सिर्फ तुम्हें अगली क्लास में एंगस्ट्रॉम, अब मैं तुमसे बोलूं 1 एंगस्ट्रॉम क्या हुआ, देखो 1 एंगस्ट्रॉम कितना हुआ, तो तुम यहां लिखोगे 10 टू द पावर -10 मीटर, बस। अब तुम इसे सेंटीमीटर में बदल दो, पिकोमीटर में बदल दो। देखो अब अगर तुमको इसके यूनिट डायमेंशंस को चेंज करना है, 11th का बच्चा बस यही घूमता रहता है शुरू में, पर जब वो 12th में पढ़ता है तो उससे सब बन जाता है क्योंकि उसको उस टाइम पे यूनिट डायमेंशन समझ में आ जाती है। अब देखो इससे अगर मुझे मीटर, एक
मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो देखो इससे मैंने लिखा 10 टू द पावर -10 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो ये आ गया तुम्हारा 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। इसी को तुम लिख सकते हो 10 टू द पावर -12 पिकोमीटर, 10 टू द पावर -12 पिकोमीटर, 10 टू द पावर -12 नहीं, अभी नहीं, 1 एंगस्ट्रॉम। अब बताता हूं इसे कन्वर्जन करने का, इससे नहीं लिखना, इसे नहीं करना। अभी हमने इसे किससे बदल लिया, सेंटीमीटर और मीटर। तो एंगस्ट्रॉम किसका यूनिट है, एंगस्ट्रॉम किसका यूनिट है, डिस्टेंस का। अब मैं बोलूं हर्ट्स, हर्ट्स इज साइकिल पर सेकंड। अच्छा, अगर मैंने कहीं पे लिखा 1 सेंटीमीटर इनवर्स, तो सेंटीमीटर इनवर्स है तो ये क्या चीज होगी, वेव नंबर। देखो यहां पे तुम्हें ध्यान रखना, वेव नंबर रेसिप्रोकल लगाए, या 1 एंगस्ट्रॉम इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, वेव नंबर। अगर किसी में मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स उस चैप्टर में यूज हो तो उसको तुम क्या बोलोगे, वेव नंबर। तो मैं आज की क्लास को यहीं पे रोक रहा हूं। आई होप तुम्हें समझ में आएगा, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया। तुम अगर पूरे नोट्स को रिवाइज करोगे तो हार्डली 3 मिनट की क्लास पढ़ाई है। वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनती है, कितने तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं या रेडिएशन है, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ या एनर्जी के हिसाब से। फिर मैंने तुम्हें प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी पढ़ा दी, प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी पढ़ा दी, और उसके बाद ये कन्वर्जन। अब नेक्स्ट क्लास में सिर्फ हम इन फॉर्मूलाज पे, ये जो फॉर्मूले लेके इन पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये जो फॉर्मूले तुमको दिख रहे हैं, हम सिर्फ इन पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो तुम पे बोहर की थ्योरी, तुमसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दोनों टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आई होप तुमको क्लास समझ में आई होगी। बहुत आसान है, बस क्लास अगली क्लास से पहले से एक बार रिवाइज कर लो। नेक्स्ट क्लास में शुरू से अपने को अटेंड करना है, कंटिन्यूटी तुमको मिलती रहेगी। मैं क्लास को यहीं पे रोक रहा हूं, इसके नोट्स तुमको ऐप पे शेयर हो जाएंगे। ये वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, रिवीजन के लिए ऐप के थ्रू या यूट्यूब चैनल पे डायरेक्टली जाके देख सकते हो। सो बाय बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखो और अच्छी तरह से पढ़ाई करो बेटा।